तो आज है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लास्ट क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके आगे ही पढ़ेंगे, उसी का एग्जांपल है ये, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है आपका, फायरिंग ऑफ ए बुलेट फ्रॉम गन। एक एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब गन फायर हो रही है तो एक आफ्टर शॉक इफेक्ट आपको दिख रहा है हाथ के ऊपर। गन पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही है कि नहीं हो रही है, और एक फिगर ऊपर ही बना हुआ है, तो आज मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए बुलेट जब आगे की तरफ v स्पीड से जा रही है तो पीछे की तरफ आपका गन के ऊपर भी एक वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमने देखा है कि मास ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन मास ऑफ बुलेट इज लेस देन मास ऑफ गन, ये तो होता ही है। रीजन क्या है, अभी हम लोग सीखेंगे कि ये मास ज्यादा क्यों होता है, कम क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अरे ये भी तो कर सकते हैं ना, पतली से एकदम शीट लेके बना दे, है ना। लेकिन उसका सिंपल लॉजिक है, एक तो ब्लास्ट होता है, तो अगर जो उसका बॉडी है वो कमजोर होगा तो वो खुद फट जाएगा, है ना। तो एक तो ये एक्सीडेंटल रीजन है। लेकिन अगर वो मान लेते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कोई मटेरियल ढूंढ लिया जो बहुत स्ट्रेंथ है लेकिन मास कम किया सकता है, तो उस केस में भी हम मास को ज्यादा क्यों रखने की तरफ जाएंगे। तो उसका रीजन क्या होता है, इसके जो आपका रिकॉइल हो रहा है उसको कम करने के लिए उसको भारी बनाया जाता है, वो भी रीजन पढ़ेंगे आगे। वही जो भी आपने बोला वही क्वेश्चन दिमाग में आता, क्योंकि इसमें सेम भी नहीं था, और इक्वल एंड अपोजिट वो रिएक्शन होता है, रिएक्शन पेयर होता है। चलिए अभी आपकी सारी बातें क्लियर कर देंगे सारे बच्चों को, ठीक है। हम समझ गए क्या कहना चाह रही हो, लेकिन अभी उसको बीच में बात करना, बाकी लोगों का कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए लेटर, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, इफ द बुलेट इज अ सिस्टम, इज द सिस्टम, लिखिए इफ द बुलेट इज द सिस्टम। ये जो तुम कहना चाह रही, तृप्ति जो कहना चाह रही, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं किसी की बात, ये जो कहना चाह रही पता है, एक्शन रिएक्शन की बात कर रही है कब से बार, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। रीजन क्या है, मैं लीनियर मोमेंटम पे रहना चाहता हूँ, ठीक। बाद में इसकी बात को मैं कवर अप करूँ, ठीक है। लिखिए इज द सिस्टम द फोर्स एग्जर्टेड, सुनो ध्यान से, द फोर्स एग्जर्टेड by the trigger, by the trigger, अब ट्रिगर दबाते हो ना तभी तो बंदूक चलती है, ठीक है। will be external, will be external। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मैं बताना चाहता हूँ कि जीरो नहीं है, will be external। so linear momentum will change from 0 to mv, होगा कि नहीं होगा। किसकी बात हो रही है, बुलेट की बात हो रही है, क्योंकि ट्रिगर कहां जाके हिट करता है, किसको हिट करता है, जब आप ट्रिगर दबाते हो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे अपनी उंगली से, तुरंत क्या होगा, वो ट्रिगर जाके बुलेट को टैप करेगा, है ना। उसके बाद जब वो टैप करता है तो बुलेट के पीछे क्या होता है, कहते हैं गन पाउडर होता है। गन पाउडर से क्या होता है, अब वो इतना हीट अप हो जाता है कि इग्निशन टेम्परेचर उसका रीच हो जाता है, जिससे कि वो ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट के कारण ये क्या होता है, आगे की तरफ, जैसे रॉकेट वाला केस हो गया ना, वो पीछे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से बुलेट सीधे आगे की तरफ जाएगी। सिंपल रॉकेट वाली मैकेनिज्म इसमें यूज होती है। जैसे रॉकेट में आप क्या करते हो, आप बर्न करते हो, ये सब कहाँ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना, कि हम उसमें आग लगाते हैं तो नीचे की तरफ आपका जिस रेट पर नीचे की तरफ आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, उसी हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड लगता है, जिससे कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है ना। तो वैसा ही कुछ है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ ट्रिगर की बात कर रहे हैं कि यानी कि पहले बुलेट रेस्ट पे रही होगी, बाद में जो उसका लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो गया, mv हो गया, मतलब चेंज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे लिखिए इसके आगे, इसका मतलब है कि यहां पर किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ, है ना। दिस इज नॉट वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कंजर्वेशन लॉ का किसी प्रकार का वायलेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कंजर्वेशन लॉ है उसने क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्लियर है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग बुलेट को सिस्टम नहीं मान सकते हैं, कोई और प्ले भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रिकॉइल किसके ऊपर है ना, गन के ऊपर, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि बुलेट इससे अलग हो चुकी है।
तो इसका मतलब है हमें कंप्लीट सिस्टम में क्या लेना पड़ेगा। पहले हमने क्या लिया था, बुलेट को ही सिस्टम माना था, तो यहाँ पर हमारा कंजर्वेशन लॉ तो प्रूव नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि हमें अब गन और बुलेट को दोनों को सिस्टम मानना पड़ेगा ताकि दोनों पे ऑब्जर्वेशन देख सकें क्या चेंज आ रहा है मोमेंटम के अंदर। ठीक है, तो देखिए इफ द गन एंड बुलेट इज द तो फोर्स एग्जर्ट किसकी तरफ से हो रहा है, गन की तरफ से, देन द force exerted by trigger will be internal जिसको समझ में नहीं आ रहा है वापस से समझो। एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने गन को भी ले लिया किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, जब तक बुलेट था तब तक तो ठीक है, गन बाहरी आदमी है, अगर ट्रिगर आके हिट करता है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर गन भी हमारे सिस्टम में आ गया तो एक सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं अब उनके वजह से जो फोर्स होगा उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं शायद। ठीक, तो गन का अगर कोई पार्ट आकर बुलेट को हिट कर रहा है जिससे कि बुलेट में इग्निशन हो रहा है और आगे की तरफ वो जा रहा है ब्लास्ट होने की वजह से, तो अब ये जो गन भी सिस्टम के अंदर यानी कि ट्रिगर भी सिस्टम के अंदर आ गया और ट्रिगर सिस्टम के अंदर आ गया यानी कि इंटरनल फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। यही तो कंडीशन होती थी, और हम इंटरनल फोर्सेस को कभी भी नहीं लेते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स को बाहरी फोर्स लेते हैं जो सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता। जब आपने सिस्टम के अंदर ले लिया तो अब ये ट्रिगर का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्लियरली कहता है कि बाहरी जो आपका फोर्स है उसकी बात करो, है ना। तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक, आगे लिखिए, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देन फुल स्टॉप पे लिखिए, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये कंसेप्ट की मदद से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब हम पी सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पी सिस्टम की। तो यहाँ पर पी सिस्टम कैसा दिखेगा, पी एस वेक्टर विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो इनिशियल के केस में क्या आएगा, अगर यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ लग रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी कि P फाइनल, अब मैं ये सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू P इनिशियल, है ना बेटा, यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, कंजर्व्ड है यानी कि इनिशियल स्टेट सिस्टम का जो है वही फाइनल भी स्टेट होगा, ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इनिशियली अगर बात किया जाए तो गन भी रेस्ट पर है और बुलेट भी रेस्ट पे है, उस केस में मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 0 एंड मोमेंटम ऑफ गन इज आल्सो 0। तो इनिशियल केस में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, मैं लिख सकता हूं कि Pb प्लस Pg इज इक्वल टू व्हाट, 0 लिख सकता हूं ना इनिशियल केस के लिए। अभी नहीं आ रहा किसी को, इनिशियली जब दोनों रेस्ट पे हैं तो फॉर्मूला मोमेंटम का क्या होता है, m इंटू वी। तो इसका मतलब उस टाइम गन की भी आपकी वेलोसिटी 0 और बुलेट की भी 0, इनिशियली क्या हो जाएगा 0, और अगर ये कंजर्व्ड है तो फाइनल में भी क्या होगा, है ना। तो इनिशियली एज द गन एंड बुलेट क्या है, आर एट रेस्ट, है ना, तो क्या हो जाएगा Pb प्लस, इसको स्मॉल पे लिखना मेरी आदत हो गई है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, लेकिन डिनोट मोमेंटम को स्मॉल p से करते हैं, ये पता होना चाहिए, पहले ही बता रखा है कई बार। ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्लियर है कि Pb इज इक्वल टू माइनस ऑफ Pg, तभी तो 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। अच्छा, इससे माइनस साइन का मतलब क्या है कि दोनों का जो मोशन है, देखो क्लियर है, मोमेंटम में देखा जाए तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर, जो भी नेचर हो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर। अगर माइनस Pg आ रहा है इसका मतलब है कि दोनों में वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, सिंपल है ना। तो इसका मतलब अगर फॉर्मूला लिख दें
तो इस जगह एम वी बी इज इक्वल टू माइनस वी जी। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी प्रोडक्ट इक्वल होता है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपके टर्म्स भी इक्वल हो, है ना। जैसे मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, 2 into 4 करोगे तब भी 8 आएगा और 4 into 2 करोगे, यानी कि ये दो अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है जिनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बस प्रोडक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि स्मॉल m इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M एंड आपका VB इज नॉट इक्वल टू VG। यही रीजन है जो मैं अभी पहले प्रूफ करना चाह रहा था कि अब देखो ध्यान से, क्या तुम चाहते हो कि गन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए? ओके, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हाथ से ही छूट जाएगी, लोग चले गए ना, झटका लग गया बहुत ज्यादा, हाथ ही टूट जा रहा है कुछ लोगों का, है ना। तो ऐसा करते हैं तो इसको भारी बना देते हैं। जब भारी बना देते हैं तो हमने क्या सिखाया कि हमें प्रोडक्ट को मेंटेन करना, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को मेंटेन करना है कि प्रोडक्ट जो आ रहा है वो दोनों का बराबर आ रहा है। तो इसका तरीका तो ये भी है ना भाई, हमें तो 8 चाहिए था तो मैं इसको लिखता हूँ 8 into 1, तब भी तो 8 ही आएगा, और इधर तो मुझे जो भी चाहिए वो कर रहने दो, क्या दिक्कत है। तो इससे क्या होता है, हमें जब प्रोडक्ट को मेंटेन करना है दोनों का, क्योंकि मुझे पता है कि जितना भी मोमेंटम आएगा बुलेट का उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम किसका आएगा, गन का, जिसको रिकॉइल कहते हैं। तो उस रिकॉइल को घटाने के लिए गन का वेट को बढ़ा देते हैं, मास बढ़ाते हैं, तो उसका मास बढ़ने की वजह से आपके ऑटोमेटिकली गन की जो रिक्वायर्ड स्पीड या वेलोसिटी है वो घट जाती है, ठीक है, जिससे कि झटका कम लगता है। मशीन गन देखी कभी? केजीएफ में देखी है ना, वैसे चलो ठीक है, देखा है, टाइगर जिंदा है मैं ये भी देखा होगा, है ना, नहीं देखा है, वो तो ऐसे लेके चलता है इसके फायर, है ना, वो तो ऐसे लगता है मशीन गन तो ऐसे बहुत हल्की है, वो सब तो बेल्ट लगा के उठाते हैं। बहरहाल हमें उसमें नहीं जाना है, हमें इसमें जाना है कि देखो उसमें दिखाया गया है कि बहुत भारी होती है। केजीएफ में देखो एक स्टैंड लगा हुआ है, उस पे वो रखी हुई है, कम से कम उसमें प्रैक्टिकल चीजें दिखाई गई हैं। साउथ से उम्मीद नहीं होती है, लेकिन साउथ वाले ज्यादा स्मार्ट थे, वो सही चीज दिखाएं कि वो इतनी भारी होती है, एक आदमी उसको उठाएगा तो चलाएगा कैसे। तो वो इतनी भारी क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक राउंड में बहुत ढेर सारी गोली को फायर करना होता है, यानी कि मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। अब जब भैया मोमेंटम बुलेट का ज्यादा होगा तो यानी गन का भी ज्यादा होगा, तो उसको बैलेंस कैसे करोगे तुम? तो उसका वेट, मतलब उसका मास, वेट नहीं बोलेंगे, वेट बोलेंगे तो हम लोग मास नहीं सीख पाएंगे कभी, ठीक। हम मास को इतना बढ़ा देते हैं कि वो इतनी भारी हो जाए कि रिकॉइल बहुत कम हो जाए, यानी कि V जितना छोटा करना, अगर V छोटा करना है, रिकॉइल कम करना है, तो आप उसको उतना ही भारी बना दो। जितनी भारी गन होगी और उतना ही आपका रिकॉइल कम हो जाएगा। इसीलिए मशीन गन बहुत भारी होती है, क्योंकि उसको एक राउंड में 1000 से ज्यादा गोली दागनी है ना। देखते इतनी बेल्ट लगी होती है, दबा दो एक बार तो फिर आदमी जो है गायब हो जाएगा अगर सामने खड़ा कर दोगे तो वही रीजन है। तो ये समझ में आ गया मैडम तृप्ति? तो जो तुमने क्या क्या बता दिया था वो सब हम लोग को जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो जिसने कहा वो भी गलत तो नहीं कहा, लेकिन हम वो सिस्टम में उसको नहीं लेंगे तब ये बात सही, क्योंकि एक्शन रिएक्शन कभी सेम बॉडी पर नहीं होता। अगर आपने सिस्टम में बुलेट और गन को दोनों को ले लिया था तो गलत हो जाओगी, क्योंकि फिर एक ही सिस्टम के ऊपर आपने लगा दिया रिएक्शन फोर्स, तो गलत हो गया। उसका रीजन अभी बताया तो माता। हाँ, तो वैसे कॉमन सेंस भी लगाती तो बुलेट हल्की होती है, वो मेरी ड्राइंग देख के ज्यादा सीरियस हो गई है कि बड़ी बुलेट है और छोटा गन है, तो ये बुलेट का मास हमेशा कम होगा माता और ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जब भारी चीज होगी तो ये कितना भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो अगर वो लॉजिक भी लगाते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो कभी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। हाँ, अब वही बात होगी कि सत्यम को गिराना ठीक है और तुमको गिराना बराबर है। अब ये तारीफ है कि बेइज्जती, ये तुम डिसाइड कर लेना। ताकतवर होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं? हवा की तरह होना भी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्यों शौर्य? ये सब चीजें जो है हम लोग को ध्यान रखनी होती है, लेकिन क्या पता स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तो दिखते हवा की तरह, लेकिन लो लपेट दिया दो लोगों को, है ना। तो ये भी एक छुपा रुस्तम होता है। चलो भाई, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया हंसी मजाक के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी VG और VB बराबर नहीं होते, ठीक है। और माइनस साइन का मतलब होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या कुछ बोले? ठीक है, नोट हो गया। सर एक्शन और रिएक्शन की वेलोसिटी सेम होती है? एक्शन और रिएक्शन की वेलोसिटी अभी बेटा वही बताते हैं, हो ही नहीं सकती सेम। अच्छा ये बताओ, तो एक्शन रिएक्शन तुम कहना किस टर्म में चाहते हो? वो डिपेंड करता है ना,
मतलब जिस वेलोसिटी से बुलेट गई उसी वेलोसिटी से रिकॉइल। हाँ, तो वही तो उसके रीजन बुलेट देखो। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो तुमको भी ठीक ही कर देते हैं। देखो उसका रीजन ये होगा, तो इतने ही मास की तुम्हें गन भी बनानी पड़ेगी। देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यार, MVB इज इक्वल टू MVG। इधर देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड मॉड लगा देते तुम्हारे लिए। चलो बेटा ठीक है, इधर देखो, अगर तुम्हें सेम रखना है तो उसका रीजन क्या है? एक ही चीज है यार, 2 into 4 है। इधर भी तुम चाहते हो 2 into 4 लिख दें, क्योंकि एक इसमें से एक मास को रिप्रेजेंट करता होगा, एक बुलेट को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तुम कह रहे हो फिर से सेम करो सर, तो अगर ये सेम करोगे बड़े भाई, तुम्हें इसको कांस्टेंट रखना है तो तुम्हें इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि मास को घटाना पड़ेगा। अगर तुम मास, वही बात है, तुमने इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछा, अगर मास सेम होगा तब वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मास को हम लोग बढ़ा इसीलिए रहे हैं ताकि हमारे हाथ में झटका कम से कम लगे। समझ में आ गया? चलो लिख लो भाई ये चीज, ठीक है? तो लिखिए आगे। From equation 1 क्या हो जाएगा? MVB प्लस VG इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, दैट इज VG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस MVB अपॉन कैपिटल M। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? इसके आगे लिखो, दैट इज इफ बुलेट मूव्स, ये वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है लेकिन लिखवा दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है? देन गन किक्स बैकवर्ड, इसी को क्या कहते हैं? रिकॉइल। दोनों एक ही चीज है, चाहे रिकॉइल लिख लो चाहे किक्स बैकवर्ड लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये सब हो गया, तो आगे काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाफ एम पी स्क्वायर। मैंने कहा नहीं, मोमेंटम के फॉर्म में बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था? पी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, यही होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और गन भी निकाली जा सकती है, आसानी से निकाल सकते हैं ना। अच्छा मुझे ये तो बता दो, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी और गन की काइनेटिक सेम होगी क्या? हाँ, मोमेंटम सेम होगा क्या? मोमेंटम नहीं है क्या बेटा, क्या बात कर रहे हो? मोमेंटम सेम होगा बड़े भाई। लग रहा है तुम ज्यादा अपसेट हो गए हो, है ना, डिस्टर्ब हो गए हो। इतना नहीं सोचा था बेटा, कोई बात नहीं, समाज में तुम्हारी इज्जत बनी हुई है, तुम आज भी बराबर हो हमारे बीच में, ठीक है? तुम्हारा समाज आज भी उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब काइनेटिक एनर्जी बताओ तो मुझे, केजी बताओ, केजी कितना होगा? केजी कभी भी बराबर हो सकता है क्या? तुम मुझे बस इतना प्रूफ कर दो कि क्या केजी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट हो सकता है क्या कभी भी? बेटा 1 सेकंड का आंसर है, तुम देख के सीधे बताओगे सर ये मास जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसका मतलब है सर P तो सेम रहेगा, 1/2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन अगर उसको डिवाइड कर दें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो हमें क्या मिलेगा? डिवाइड करने पे क्या बचेगा? बताओ 1/2 p स्क्वायर अपॉन कैपिटल M डिवाइड बाय 1/2 p स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, स्मॉल m अपॉन कैपिटल। स्मॉल m किसका मास है? बुलेट का। कैपिटल M किसका मास है? गन का। ठीक है, जल्दी से लिख डालो फटाफट। इसकी वैल्यू क्या लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी? फटाफट बताने वाली चीज है यार, कॉमन सेंस की चीज है। कैपिटल M बहुत बड़ा है, स्मॉल m उसके आगे बहुत छोटा है, तो हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से घटाएं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। ये सब सिंपल चीजें याद कर लो, क्विकली आपसे झटके से कोई पूछ देगा, एमसीक्यू में पूछ देगा, तो आप उसमें कहोगे ये अलग से पूछना है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। ठीक है,
समझ में आ गया? तो लिख सकते हैं thus the kinetic energy of gun is lesser than kinetic energy of bullet। तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और गन की कम। अब एक और सवाल झटके से पूछूंगा, इसका मैं बताऊंगा भी नहीं रीजन क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले वो बताएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बोला है मैंने, चलो वेरी गुड। बस आगे पीछे पूछना ही नहीं, कितना अंडरस्टूड है, रेस्ट पे थे दोनों, खत्म है ना, बेकार क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? सर पोटेंशियल आ जाएगा ना उसमें, तो हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सर काइनेटिक प्लस बस ना, इतना तो बोल सकते हो कम से कम। इसके आगे क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो रही है? सिस्टम की बात करेंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज लेसर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एक तो है ना जो आगे की तरफ लेके जा रहा है, बुलेट लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है? तो लिखिए इसमें आगे, एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो अच्छे पॉइंट ये सब न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं, जितने भी पॉइंट लिखवाते हैं सब कुछ न्यूमेरिकल के लिए है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन कहीं से उठा के पूछ देंगे और आप कहेंगे नहीं पढ़ाया गया, गलत बात। ठीक है, एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, बट इंक्रीजेज full stop। If PE, that is potential energy, if PE is assumed to be constant, then mechanical energy increases। कोई बताएगा ये कैसे लिख दिया मैंने? अरे भाई M इज इक्वल टू होता है PE प्लस KE, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। PE कांस्टेंट है तो KE इंक्रीज करेगा तो पूरा मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे लिखिए, बट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो आपको अच्छे से पता है। तो अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, गन पाउडर। ठीक है, एक्स्ट्रा जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसका रीजन क्या है? जो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट किस प्रकार की एनर्जी थी? वो केमिकल एनर्जी थी। तो उस केमिकल एनर्जी की बात कोई नहीं कर रहा, वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी बुलेट को मिल रही है उसका रीजन क्या है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए, बट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हियर केमिकल एनर्जी ऑफ गन पाउडर, हियर केमिकल एनर्जी ऑफ gunpowder is providing या फिर is converted into kinetic energy। ठीक है बॉस, ठीक है, अब आपको क्लियरली सब कुछ आता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसी के अंदर सब केसेस हैं कि अगर मैंने मान लो कोई भी एक ब्लॉक है जो किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, वर्टिकली हैंग कर दिया गया, उस पे निशाना लगा रहे हैं, ठीक, और बुलेट जाके उसमें फंस गई, तो उसके बाद जो ब्लॉक है वो किस तरीके का मोशन करेगा? क्लियर है, वो सिंपल पेंडुलम की तरह मोशन करेगा टू एंड फ्रो। लेकिन जो चेंज आएगा, अब उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका कारण कौन होगा? बुलेट। तो केस वन ब्लॉक ब्लड सिस्टम के अंदर व्हेन बुलेट रिमेन इम्बेड इन सिस्टम, मतलब वो निकल नहीं पाई उससे, उसमें जाकर के फंस गई। तो इस हिसाब से क्या होगा? कंजर्वेशन लगाएंगे सबसे पहले, कंजर्वेशन ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक। अगर दोनों को सिस्टम में ले लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज फिर ये बुलेट का फोर्स इंटरनल फोर्स बन जाएगा। अब तो सीख गए होगे यार इंटरनल कैसे बनाया जाता है। आप एक सिस्टम में मान लेंगे जिसके कारण जो फोर्स लगा रहा है उसी को सिस्टम में ले लो तो वो बन जाएगा इंटरनल। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इसमें यही हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता भाई बुलेट से क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा, हमने क्या कर दिया भाई इसको बना लो इंटरनल। कैसे कर लिया हमने? जो सिस्टम माना उसमें बुलेट एंड ब्लॉक
दोनों हैं, यानी कि बुलेट का कोई भी फोर्स लगेगा वो इंटरनल हो जाएगा, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम करेगा। तो P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। तो इस हिसाब से करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू, फिर यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं, फॉर बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि इनको हमने एक सिस्टम में मान लिया। फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ये T लिखा हुआ है, वो मेरा T है तो समझ जाना थोड़ा सा। ठीक, फटाफट। पहले सिर्फ और सिर्फ बुलेट मोशन में थी, ब्लॉक रेस्ट में था, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट सिर्फ होगा इनिशियल में, दैट इज mv प्लस 0 इज इक्वल टू, मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, जब जरूरत होगी तो बता देंगे। फिर बाद में क्या हुआ, जब ये ब्लॉक जाकर के बुलेट जाकर के ब्लॉक में फंस गई तो नया मास सिस्टम का क्या हो जाएगा, बुलेट का मास प्लस ब्लॉक का मास। ठीक है, और अब जो नई वेलोसिटी मैंने उस टाइम में मान ली क्या, कैपिटल V मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू V। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां से मुझे V का फॉर्मूला मिल गया, तो V इज इक्वल टू क्या है, बिकॉज स्मॉल v हमेशा नोन रहेगा, तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्मॉल v अपॉन स्मॉल m प्लस, लो भाई हमें वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक प्लस बुलेट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, जो लाइनें लिखवाई थी वो यूं ही नहीं लिखवाई थी, अब वही इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे भैया कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या सिखाया गया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क और एनर्जी में ये सिखाया था मैंने कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, ये तो सिखाया था ना मैंने, तो बस वही यूज करेंगे। यहाँ लिखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियली जो होगी वही बराबर हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट फाइनल। ठीक, इनिशियल कंडीशन ये आपके सामने, फाइनल कंडीशन ये आपके सामने। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से करिए, क्योंकि यहां पर मैं देखना चाहता हूं किसको कितना आ रहा है, क्योंकि ये चीजें सिंपल पेंडुलम के केस में पढ़ाई गई हैं वर्क पावर एनर्जी के अंदर, आप आसानी से चाहेंगे तो लिख लेंगे फाइनल का इक्वेशन। इनिशियली तो सब कर लेंगे, 90% जनता कर लेगी। ठीक है, मैं बता दूं, चलो मैं हेल्प कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। जिस इंस्टेंट पर ये बुलेट इसको हिट करेगी उस इंस्टेंट पर इसकी नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल V। ठीक, तो क्या होगा, ये ब्लॉक पहले रेस्ट पर था, अपनी इनिशियल यानी मीन पोजीशन कहते हैं, यही तो कहते हैं ना कि मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक जब वो सिंपल वर्टिकली हैंग करता है। अगर याद नहीं है थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है आप लोगों को। जब यहां से स्टार्ट करेगा मोशन उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ये डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब इसके बाद आपको ये सब भूल जाना है। आपको क्या दिखना चाहिए, आपको चाहिए सर एक यहाँ पर बुलेट अटैच हो गई है मेरे किससे, ब्लॉक के साथ, है ना, इस तरीके से। ठीक, चलो तो अब क्या होगा, ये दोनों साथ में मोशन करेंगे। पहले इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैपिटल V, फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम वाला मोशन ये करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द मीन पोजीशन इट विल बी इक्वल टू 0। जब ये रेस्ट पे आएगा और वापस से ये पीछे की तरफ आना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मेरा इनिशियल और मेरा फाइनल। तो मुझे क्या दिखा, मुझे ये दिखा कि अगर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है सिस्टम की, तो इसका मतलब है यहां पर तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बिकॉज ये 0 पर है। क्लियर है ना, पोटेंशियल से फॉर्मूला क्या था, mgh। अब यहां पर जब हाइट ही नहीं है, रेफरेंस पॉइंट पहुंच जाएंगे तो वहां पर तो पोटेंशियल 0 हो जाएगी। और क्लियर ये भी दिखता है कि इस समय तो मोशन में है पहुंच गई, तो मोशन में तो एनर्जी पोटेंशियल 0 ही होती है ना। तो मैक्सिमम v भी है, मैक्सिमम v जब होता है तो p 0 हो जाता है। कितनी बार सिखाया जाए, तो इसको याद कर लीजिए बच्चे। तो यहां से जब शुरू होगा तो यहां पर क्या होगा, टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक की, और जब यहां टोटल एनर्जी देखेंगे तो किसका हो जाएगी, पोटेंशियल के। काइनेटिक कौन बोल रहा है भाई, वहां पे तो v 0 हो गया ना भैया, तो काइनेटिक तो वैसे 0 हो गया। अब ये कैसे पढ़ा रहा हूं, कहां से पढ़ा रहा हूं, फ्री फॉल वाला केस पढ़ाया था मैंने,
हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होती है, E के बराबर। जब वो हिट करता है किस वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी v से, उस समय काइनेटिक एनर्जी होता है। वो बात अलग है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सिंपल mgh के फॉर्म में वो कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था। कैसे सिखाया था, v होता है √2gh, वो भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, यही तो सिखाया था ना। तो आप अगर वर्क और एनर्जी भूल जाएंगे बेटे तो आप आगे भूल जाएंगे और आगे इस रोटेशनल में तो और दिक्कतें आएंगी। तो रिवीजन करते रहिए और आपको सब आता रहेगा। तो अभी के लिए जिसको समझ में आ गया है उसके लिए क्लियरली उसको दिख रहा है, क्योंकि जब वो हिट करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से ये मोशन स्टार्ट करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, और यहाँ पे रेस्ट पे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ रेस्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल क्या होती है, रेस्ट एनर्जी। इस वाला टाइम में आपको इसमें नहीं दे सकता, ठीक। तो इसका मतलब है इनिशियल केस के लिए अगर देखेंगे T इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, हाइट कितनी ली है मैंने, स्मॉल h ली है, तो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g इंटू स्मॉल h, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे मुझे पता है, मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पहले से बताई गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2g, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहां तक हो गया। अब पहले और दूसरे इक्वेशन की मदद से हमें पास एक ऑलरेडी फॉर्मूला था v का और दूसरा फॉर्मूला मैंने बना लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो उसको हटा दो, क्योंकि मेन तो फॉर्मूला ये है ना। तो 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू √2g, ठीक है। सॉल्व करिए इसको फटाफट। तो स्पीड ऑफ बुलेट की बात अगर कोई करेगा तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, v स्मॉल v इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू, ये हो गया तुम्हारा एक फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब किसी ने तुमसे पूछ दिया कि ये तो बताओ दो मुझे कि कितनी हाइट तक ये मैक्सिमम जा सकता है ब्लॉक के साथ, तो हमें स्मॉल h, किसी ने पूछ दिया कि भैया स्मॉल h बताइए कितना होगा, ठीक है, ये h मैक्स लिख दो, मैक्सिमम हाइट जितना वो अटेन कर सकता है। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा फॉर्मूला h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g, ये कैसे कर दिया मैंने, गलत तो पढ़ा ही रहा हूं, है ना। तो v इज इक्वल टू √2gh आया था बड़े भाई, स्क्वायरिंग वो साइड कर दिया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। जब h की बात होगी तो v स्क्वायर अपॉन 2g, समझ में आया। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। आप कैपिटल V की वैल्यू कौन सी वाली स्मॉल m v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m पुट कर दीजिए इसको। तो इट कैन बी रीड एज, कैसे लिखेंगे, दोबारा कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल m स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर अपॉन 2g कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। स्मॉल v की वैल्यू कैपिटल V की वैल्यू क्या होती है, mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, होल स्क्वायर कर देंगे तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब अगर हमें किसी ने कह दिया कि स्ट्रिंग की लेंथ के टर्म में लिख के बताओ, क्या बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चंस के लिए बता दो बड़े भाई। जब आपको क्वेश्चन पता रहेगा कि आपके क्वेश्चन में दिया हो, जैसे आप मान लो कि मास दिया है बुलेट का, स्पीड दिया है, आपको ब्लॉक का मास पता है, आपको जी हमेशा पता रहेगा तो ठीक है। अगर इसमें से कुछ चीजें गायब कर दें तो फिर क्या सॉल्व नहीं कर सकते, क्या एच नहीं निकाल सकते। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ दे दिया, मैंने स्ट्रिंग की लेंथ दे दी आपको L, तो यहाँ से अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे, अगर मान लिया जो आपका मैक्सिमम हाइट है उस समय पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। अब इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना आपको मास ऑफ बुलेट बता रहे हैं और ना आपको मास ऑफ ब्लॉक बता रहे हैं, ठीक। अब आपके पास दो अननोन हो जाएंगे, सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। तो क्या हम लोग h बिना इसके नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ये टोटल वैल्यू कितनी है, L, है ना भाई। यहां से जब ये ब्लॉक मोशन करेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ तब भी L होगी, लेकिन मैंने तुम्हें थीटा बता दिया क्वेश्चन में,
जब तुम्हारे पास थीटा पता होगा तो यानी कि तुम इजीली निकाल सकते हो एल कॉस थीटा। ये दिख रहा है कि एल कॉस थीटा को अगर एल से घटा देंगे तो बचेगा क्या, मैक्सिमम हाइट। तो ये भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि सिंपली हम लोग एल माइनस एल कॉस थीटा की मदद से भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब cos थीटा क्या है, cos थीटा चाहे तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, एल कॉमन कर लीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा cos थीटा, इसी से फॉर्मूले सारे बना रहा हूं, ये सारे न्यूमेरिकल के लिए जो जहां सुटेबल हो वहां इस्तेमाल कर लो। तो बचेगा क्या, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l, यही तो बचेगा ना। फिर अगर आप चाहें तो लिख सकते हो 1 माइनस h अपॉन l इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया कि थीटा बताओ, थीटा मुझे जानना है, तो इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस h अपॉन, देखो इतने फॉर्मूले आपके बनते हैं, सारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं। अलग अलग सिचुएशन में अगर नॉलेज होगी, कंसेप्ट होगा तो आप कभी फंसोगे नहीं। एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप समझ लोगे एक बार तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस प्रकार से हमने अपने बेसिक्स का इस्तेमाल करके सारे रिलेशंस निकाल के आपके सामने रख दिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब दूसरा केस, केस नंबर 2 में कह रहे हैं जब बुलेट आपकी ब्लॉक से निकल जाती है, यानी कि मास आपका वेरी नहीं कर रहा है। अगर हम मानते हैं कि भैया जो जितना मास उसमें से एक्सट्रैक्ट हुआ उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए। ये मुझे बताइए, जब भी कोई किसी से धक्का लगता है, कोलिजन होता है, तो ये बताओ सामने वाले की स्पीड चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जो धक्का लगाएगा उसकी भी स्पीड चेंज होगी और आपका भी स्टेट चेंज हो जाएगा। आप अगर रेस्ट पे हैं तो हो सकता है मोशन में आ जाए, अगर आप पहलवान है तो बात अलग है कि वो रिबाउंड कर जाएगा, जो धक्का लगाएगा वो केस अलग है, उसकी बात नहीं करेंगे, वो अपन पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, कोलिजन के अंदर पढ़ेंगे, है ना। जब कोलिजन पढ़ेंगे तो ये केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, ठीक, इलास्टिक कोलिजन में भी अलग अलग प्रकार हैं, हेड टू हेड कोलिजन, ठीक, सर से सर टकरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हेड टू हेड ऐसा नहीं होता कि सर लड़ा रहे दोनों, ठीक है, नाम हेड टू हेड कोलिजन है। हाँ कौन? चिड़िया कैसे आ रही है उसकी? बोल तो मैं देखने के बाद चिड़िया नहीं, वो मैं बोल रही थी वो जो बैल एक आके एक दूसरे को अपना सर लड़ा, हाँ वो हेड टू हेड कोलिजन करते हैं। हाँ आई कैन गेट इट, वो अपनी प्रजाति के लोग जल्दी पहचान में आ जाते हैं कुछ लोगों को, है ना, ऐसा होता है, देख। तो व्हेन द बुलेट इमर्जेस हम लोग इस पे आ जाते हैं, नहीं तो तुम बैल पढ़वा दोगी और फिर योगी जी आएंगे किसने बोला बैल को। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं इसको वापस से, ठीक है बेटा। बात करते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम की, ठीक। फिर से हमने क्या कर लिया, ब्लॉक और बुलेट को एक सिस्टम मान लिया, यानी कि इंटरनल फोर्स हो गया, जो भी बुलेट पे से एक्सर्ट होगा वो इंटरनल हो गया, यानी कि लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इनिशियली क्या है, इनिशियली रेस्ट पे और ये मोशन में है, तो P इनिशियल कैसा दिखेगा, P इनिशियल दिखेगा mv प्लस 0, है ना, mv प्लस 0। बाद में क्या होगा भैया, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, इस बार कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम नहीं कर सकते क्योंकि साथ में मोशन नहीं कर रहे हैं। हाँ दोनों मोशन करेंगे, ये बात ठीक है। तो अब नया क्या हो जाएगा, अब आपका बुलेट का नया वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस अब आपका जो ब्लॉक है वही मोशन आएगा विद सम वेलोसिटी v2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना सिस्टम में हमने दोनों को ले रखा है, कोई भी सिंगल ले लोगे तो नहीं कर सकते सॉल्व इसको, फिर वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, फिर कंजर्वेशन नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में फंसाते हैं यहीं पर, ठीक। इसको रीअरेंज करके इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। अरे स्मॉल एम टर्म को एक तरफ कर लो, हो जाएगा v माइनस v1 इज इक्वल टू m v2, होगा कि नहीं होगा? इसको इक्वेशन नंबर बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। अब फिर से वापस से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना, लगाइए फटाफट। तो अगर हम बात कर रहे हैं, फिर से बेटा आप देखो गलतियां होती है, हम लोग जब भी ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, सीखो, न्यूमेरिकल्स फिर सिखा रहे हैं। रीजन क्या है, हमें बुलेट से कोई मतलब खास है नहीं, यहाँ पर जो चेंज आएगा वो किसके अंदर आएगा, है ना। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, वापस से ये पेंडुलम की तरह मोशन करेगा कि नहीं करेगा। ये इसकी वो हाइट होगी जो मीन पोजीशन से स्मॉल है। फिर से पुराना वाला केस याद करो, बस अंतर क्या आ गया, इस बार जब कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो उसमें लिखेंगे कैपिटल MGH
बिकॉज मास सिर्फ ब्लॉक का है, इस बार बुलेट कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं कर रहा है, वो तो निकल गया सीधे। और इस समय पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 1/2 कैपिटल M और V1 स्क्वायर, क्या लिखेंगे V1 है कि V2 है, V2 स्क्वायर, इसका वेलोसिटी में V2 लिया हुआ है, ठीक। यहां से हमें V2 का एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ लिखो इनके बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑन ब्लॉक। चलो मैंने लिख दिया आपके लिए, ब्लॉक पे लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1/2 इनिशियली क्या है आपका, अब ये मोशन में आपको उस स्टेट से इसको देखना है, गलती होती है हम पहले वाले स्टेट देखते हैं तो दिमाग में आता है ये तो जीरो पे है। कंफ्यूजन आने का रीजन क्या है, हम इसको देख कहां से रहे हैं बेटा, जब इसको देखेंगे अप्लाई कब कर रहे हैं, जब यहाँ पर हिट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे स्टेट देख रहे हैं जब इसके अंदर से गोली निकल चुकी है, बुलेट निकल चुकी है, उस स्टेट पर अब इसके पास वेलोसिटी कितनी है V2, यानी कि रेस्ट पर तो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी कैपिटल M V2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, अब यही हो जाएगा टोटल एनर्जी। फाइनल में क्या होगा, फाइनल में अब ये रेस्ट पे चला गया है, उस समय पर इसके पास काइनेटिक जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका मतलब बन जाएगा mgh, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट वापस से 2gh, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बनाओ, वो वेस्ट हो जाएगा इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं, mm कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, रूट आ गया, अब वापस से 1 और 2 तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए, इनका इस्तेमाल करके हम कुछ रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर दें V2 को तो क्या होगा, 1 and 2, ठीक। तो ये जाएगा स्मॉल m v माइनस v1 इज इक्वल टू कैपिटल M अंडर रूट 2gh, ठीक है। अब यहां से हमें h मिल गया कि नहीं मिल गया, h मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यहां से h कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, गलत है, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे पहले ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर v माइनस v1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा 2gh, तो h छोड़ के बाकी सबको इधर फेंक दोगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m स्क्वायर v माइनस v1 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्क्वायर इनटू 2g, ये होगा ना बेटा फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया, इसके बाद जो है वो आखिरी टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, मतलब पहले पार्ट का, कोलिजन, ठीक है। ये खत्म हो गया है टोटल आपका, क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक। तो अब नेक्स्ट अगर मैं पढ़ना एग्जांपल तो हम पढ़ेंगे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, जो एक्सप्लोजन है वो बॉम्ब के अंदर हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्लोजन वाला जो फोर्स है, केमिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से बॉम्ब के अलग अलग टुकड़े अलग अलग दिशा में मोशन कर रहे हैं, यानी कि मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है। तो अब ये वाली एनर्जी भी इंटरनल है या नहीं है, इंटरनल एनर्जी होगा या नहीं होगा, होगा ना इंटरनल। चलो पढ़ते हैं कंटिन्यूशन, क्लास नहीं रखेंगे। हाँ बेटा, अभी है एक क्लास और है। शाम में क्लास आज बेटा कौन सा दिन है, वेडनेसडे है ना, Yes, sir. अरे तो आज तो क्लास ही क्लास है, आज तो कोलिजन भी खत्म हो जाएगा, है ना। शाम वाली क्लास नहीं होगी। किसने बोला क्या, अरे वो उसकी सब सिस्टम अपने से चल रहा है। उस दिन आपने कैंसिल कर दिया तो मुझे आज भी हो गया। किस दिन इनको दिन कैंसिल नहीं हुई है, कोई दिन बस सर की तबीयत नहीं ठीक। तुम आओगे तो पता चलेगा। सर की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए हो गया, क्लास एकदम तंदुरुस्त थी। हो गया ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बिकॉज जब एक्सप्लोजन होता है बॉम्ब के अंदर तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो कैसा फोर्स है, इंटरनल, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे बॉम्ब को एक सिस्टम मान लिया है, इसलिए कभी भी इसमें कंजर्वेशन का लॉ लगाने में हिचकना नहीं, तुरंत लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें एक फिगर ऊपर बना हुआ है ना, ये फिगर का मतलब क्या है
कि इस बॉम्ब के 3 टुकड़े हुए, ठीक, 3 अलग अलग पार्ट हो गए एक्सप्लोजन के बाद। एक पार्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पार्ट आपका आपके राइट साइड में जा रहा है और एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, नहीं लेफ्ट साइड नहीं, एक एंगल पे जा रहा है, विद द लेफ्ट साइड थीटा एंगल पर जा रहा है विद द माइनस एक्स एक्सिस, ठीक। तो अब इसका मतलब अगर ये मोमेंटम कंजर्व है, देखना सीखना ये इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो क्लियर है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि p1 plus p2 plus p3 क्या हो जाएगा 0 या फिर कांस्टेंट, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। देखो तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब इस केस के डायग्राम को देख के क्लियर दिख रहा है कि p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है p2 एंड p1 का, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है विद द p3। इसका मतलब है कि एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा, जिससे कि आपका मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। कोई दिक्कत? या फिर ऐसे पढ़ लो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। अब जिसको ऐसे जीरो समझना नहीं आता है, ठीक है, जिसको बिल्कुल ऐसे समझना नहीं है, नाराज हो रखा है कि नहीं हमको नहीं समझेंगे, मुंह बुला के बैठे हैं। सुनो भैया, इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे था तो उसके जो टुकड़े हो रहे हैं वो तो बाद में हो रहे हैं ना, तो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0, तो p इनिशियल तो हमेशा 0 ही होगा और p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, यही तो होता है ना। p फाइनल क्या था, 3 टुकड़े हुए, तीनों का मोमेंटम p1 p2 p3 ले लिया, तीनों का सम 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर वेक्टर लिखना है तो 0 वेक्टर लिखो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। तो इसका मतलब क्लियर है कि p3 वेक्टर इस डायग्राम के हिसाब से p3 वेक्टर, ये स्मॉल p है बेटा, सारे स्मॉल p हैं, ठीक है, वो आपके लिए स्मॉल p लिखा है मैंने, कैपिटल भी दिखता है उसको। तो p3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, ठीक है। तो अगर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो सिंपल है यार, ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों के बीच में, ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडररूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, जो कि अपोजिट होगा किसके, p3 वेक्टर के, ठीक है। माइनस साइन का मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। एंड p1 इस केस में क्या है, p1 इज परपेंडिकुलर टू क्या है, p2। ऐसा तो सिंपल चीजें हैं, अब काम चीज लिखवा देते हैं सीधे। अब एक इसमें सवाल है बड़ा कि एंगल मेड बाय p3 विथ रिस्पेक्ट टू p1, p1 से p3 जो है p1 से कितना एंगल बनाता है, तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट ये एंगल कितना होगा, दिस इज पाई प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। हमेशा एंगल पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनता है, तो क्लॉकवाइज में एंगल बनाना मत गलती से, ठीक है। चलो फिर एंगल मेड बाय p2 वेक्टर p3 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू p2, विथ रिस्पेक्ट टू कितना बनेगा ये, पाई बाय 2 प्लस, ये क्लियर है, सिंपल है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अभी थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए कैसे निकालना बहुत आसान है, ठीक है। देखो जिसको नहीं आता, इसको रटने की आदत है, उसके लिए इसके ही पीछे मैंने देखो एक चीज सिखाई थी ना मैंने, दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती है तो इसका एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलता है। तो देखो ध्यान से, ये क्या था, p3, यहाँ थीटा एंगल था, तो इस p3 को अगर हम निगेटिव वेक्टर बना ले इसका, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ p3, जो कि सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और एंगल कितना बनेगा, थीटा। देखो ध्यान से, इसके सामने जो बनेगा वेक्टर वो कौन सा बनेगा, p2, पैरेललोग्राम लॉ p2 बनेगा कि नहीं बनेगा, और p2 नीचे क्या है, ये p1, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू p2 अपॉन p1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p2 अपॉन p1। इस प्रकार से अब बिना प्रूफ किए मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। हो गया नोट बेटा, समझ गए? ये गलत सवाल है, नोट हो गया सर। तुम पीछे बैठते हो तो मजा नहीं आता है, आगे बैठते हो तो पढ़ते हो, जब तुम पढ़ते हो तो पूरी क्लास पढ़ती है। सत्यम क्लास का मॉनिटर है, तो क्लास डूब गई है।
चलिए कोई नहीं, जोक्स अपार्ट पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया, समझ में आ गया सबको। लास्ट केस पढ़ लेते हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, 5 मिनट है अभी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पता ही है। एक स्प्रिंग को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए, फिर क्या करेगा आपका जो स्प्रिंग को आप एक्सपैंड करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा और फिर एक्सपैंड करेगा। इसी प्रकार के मोशन कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ 2 ब्लॉक हैं, है ना, तो दोनों को अगर आप देख लो V1 V2 एक दूसरे की तरफ यानी कंप्रेशन हो रहा होगा, तो इसका मतलब बाद में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या इसका मतलब है। तो अगर दोनों सबको एक सिस्टम में मान लेंगे तो फिर से लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। ये वाला आप करके दिखाओ जरा मुझे, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कितना एक्सपैंड हुआ, कितना कंप्रेस हुआ। ये बहुत सही तरीका है। जो सवाल मुझे यही तो नहीं आ रहा था, ये एक लड़का है क्या नाम से, शमित, वो ये करता है। जो अगर आपने कह यही सर यही तो नहीं आ रहा था मुझे, फिर अगला पूछो सर ये भी नहीं आ रहा था मुझे, मैं यही पूछने वाला था। अच्छा बड़े भाई, चलो ये दोनों मास एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद V1 एंड V2, तो यानी कुछ कंप्रेशन हो रहा होगा स्प्रिंग का। फिर जब छोड़ोगे तो वापस से स्प्रिंग अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। कहाँ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F = -kx। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रीस्टोर करेगा। तो हमने फोर्स ऐसे लगाया तो वापस से रीस्टोर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ पर x क्या है, जितना आप कंप्रेस करते हो या इलोंगेट करते हो, यही तो होगा। तो अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें तो क्या इस पे कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगा सकते हैं ना। क्या होता है लीनियर कंजर्वेशन, क्या होता है बताइए, P इनिशियल = P फाइनल। तो करके दिखाइए जरा मुझे कैसे करेंगे। यहाँ जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लेस माना गया है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, चलिए, लेट 2 ब्लॉक of mass m1 and m2 of mass m1 and m2 resting on a frictionless surface and connected by massless spring if the spring is stressed or compressed and then released from rest and then released from rest then F external क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्प्रिंग अगर कोई फोर्स लगाएगी तो वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा अगर हमने उसको सिस्टम में ले रखा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, PS = P1 + P2। अब तुम कहोगे यार सर स्प्रिंग का मोमेंटम कहाँ चला गया। पहली बात तो ये PS स्प्रिंग का नहीं है, सिस्टम का है। ठीक है, तो ये कुछ स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं कि इसलिए लिख देते हैं सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम है ना, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है ना। तो जब मासलेस होगा तो मोमेंटम का सिंपल फॉर्म होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भैया वो तो वहां से खत्म हो गया, यानी कि ब्लॉक का ही मोमेंटम यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि क्या होगा 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे है तो मोमेंटम चेंज जो भी आएगा P इनिशियल = क्या हो जाएगा, P फाइनल। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है, दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे या फिर जो भी मोमेंटम आएगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि अगर ब्लॉक m1 का वेलोसिटी v1 है और v2 बताइए, तो निकाल सकते हैं ना आसानी से
तो अगर मैं इफ हमें v2 किसी ने कह दिया तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू जाएगा माइनस mv1 अपॉन m1 v1 अपॉन m2। सिंपल है। इसी प्रकार से आप v1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या जाएगा माइनस m2 v2 अपॉन m1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ फटाफट, तुरंत निकालो। इसका आंसर बहुत छोटा सा है। तो फिर से वही कंसेप्ट यूज होगा कि A इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। दोनों में मोमेंटम सेम है। p1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ p2 बट मैग्नीट्यूड इज 0। मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। p1 इज इक्वल टू p2 है ना बेटा, माइनस साइन है, मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो मॉड लग जाएगा, मॉड लग जाएगा तो p1 इज इक्वल टू p2 आ जाएगा। तो जब पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, m के ऊपर। तो यहाँ जाएगा k1 इज इक्वल टू हो जाएगा बताइए p स्क्वायर अपॉन 2m1 और k2 क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m2। अगर k1 अपॉन k2 करना है तो आ जाएगा क्या आएगा बताओ, m2 अपॉन m1। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ठीक है। हम मैकेनिकल एनर्जी वाला कंसेप्ट तो पता ही है आपको, वो क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, डन। ठीक है, एक टॉपिक लिखवाऊंगा अगली क्लास में क्योंकि सर आ गए हैं इसलिए छोड़ दो। ठीक है, अगली क्लास में एक लाइन लिखवाऊंगा बस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के बारे में। ये अच्छा बता दें क्या, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जैसे स्प्रिंग को छोड़ोगे तुम, जैसे ही ब्लॉक दोनों ब्लॉक को छोड़ोगे जब वो क्या करने मोशन में आ जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगेगी, कांस्टेंट तो नहीं होगी। एक पॉइंट पर आकर वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब पहले तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंजर्व हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे लिखवाएंगे एक पैराग्राफ छोटा सा। बाकी सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ हम लोग को पढ़ना है, ये उसी के आगे जगह खाली है बस। क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे कोलिजन। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जो कि शाम को है।